Sustainability reporting and IFRS S1 and S2. What is sustainability reporting? और हम इस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पे इतनी बात क्यों कर रहे हैं वो समझिए पहले उसका बैकग्राउंड। आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसको साइंटिफिक भाषा में इकोसिस्टम कहते हैं, और कोई नहीं जानता कि इस इकोसिस्टम को किसने बनाया। अगर आप YouTube पे कभी सर्च करेंगे और आप ये ढूंढेंगे कि अर्थ के बनने की कहानी कितनी है, तो आपके पास इतने अलग अलग जानकारी आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे कि आपको बाद में यही समझ आएगा कि हम यही मान लें कि अर्थ को भगवान ने बनाया है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आएगा। हर कुछ कैलकुलेटेड और फॉरकास्ट है जिसके कुछ ना कुछ अपने बेसिस और एजम्पशन है। बट सवाल है कि अर्थ जो इतनी खूबसूरत है, जहां पे जीवन है, उस जीवन का जो इकोसिस्टम है, वो जीवन का जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को इंसानों ने अपने फायदे के लिए बर्बादी के कगार पे पहुंचा दिया। पहले हमने क्या किया? हमने कहा कि हम अर्थ को खूबसूरत बना रहे हैं, हम उसको एक सेंस दे रहे हैं, हमने उसके रिसोर्स का दोहन किया। यूटिलाइजेशन नहीं कह सकते, मिसयूज कह सकते हैं। यूनाइटेड नेशन में एक बार किसी ने स्पीच दी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा अर्थ हैज कैपेसिटी टू फीड थ्राइस ऑफ द टोटल करंट पॉपुलेशन, बट अर्थ हैज नो कैपेसिटी टू फुलफिल द ग्रीड ऑफ इवन 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। करंट में जो भी 800 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है लोगों की, उसके 1/3 के ग्रीड को अर्थ पूरा नहीं कर सकती। अर्थ के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन इसके 3 गुने लोगों को फीड कर सकती है। अगर सिर्फ बात फीड करने की आई तो हम ग्रीडी हो गए। हम क्या हो गए? ग्रीडी। हम कभी भी किसी भी चीज को इकट्ठा करते ये नहीं सोचते कि उसका हमारे लिए कितना यूज है। हम सिर्फ इकट्ठा करते जाते हैं। मेरे पास 1 बिल्डिंग है, कम है, 2 बिल्डिंग बनाऊंगा, 3 बनाऊंगा, 4 बनाऊंगा, ये जमीन खरीद लो, वो कर लो, फलाना कर लो। रेस लगा हुआ है पैसे का, और ये पैसे का रेस एक न एक दिन सब कुछ को बर्बाद और तबाह कर देगा। और उसके मुहाने पे तो दुनिया आके खड़ी हो चुकी है। रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि जो समुद्र है, सी है, उसके अंदर एसिडिटी के जो लेवल है उसमें काफी इजाफा हो गया। और ये एनालिसिस किया जाता है तो पता लगता है कि इससे पहले अभी जो 6th मेजर एक्सटेंशन प्रोजेक्टेड है 2070 और उसके बाद। एक्सटेंशन का मतलब समझते हैं आप? एक्सटेंशन का मतलब होता है वो समय जब पृथ्वी से सारी प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं, इंक्लूडिंग इंसान, कोई नहीं बचेगा। पास्ट में ऐसे 5 मेजर एक्सटेंशन हो चुके हैं साइंटिफिक रिसर्च माने तो, जिसमें से 4 बार जो एक्सटेंशन हुआ वो सिर्फ समुद्र के अंदर एसिडिटी बढ़ने की वजह से हुआ, और 1 बार हुआ था जब उल्का पिंड गिरने की वजह से हुआ था, जिसके बारे में आप जानते हैं कि सारे डायनासोर मर गए थे। ये तो कहानी बहुत पॉपुलर है, लेकिन उससे पहले भी रिसर्च ये कहते कि 4 बार और एक्सटेंशन हुआ था। कितनी बार? 4 बार। क्या हुआ था? एक्सटेंशन हुआ था। और जब एक्सटेंशन हुआ था तो वो सब समुद्र के अंदर एसिडिटी बढ़ने की वजह से हुआ था। अब पहले मैं आगे पढ़ाऊं उससे पहले कुछ बेसिक्स आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें इन्हीं चीजों पे चर्चा होने वाली है। मेरे पास कई बार लोगों के पॉइंट्स आते हैं कि आप इसको एक्सप्लेन कर दो। मैं उसकी अंग्रेजी पढ़ूंगा, हिंदी बोल दूंगा, उससे उसका बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा। पहले आप देखिए अर्थ का इकोसिस्टम कैसे बना हुआ है। समुद्र के अंदर अगर एसिडिटी कम है, इसका मतलब समुद्र का पानी ठंडा है, और अगर समुद्र का पानी ठंडा है तो अर्थ के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा। बैलेंस बना हुआ है। जो मिट्टी है, मतलब है तो दोनों अर्थ पे ही, लेकिन जो मिट्टी है जहां पे जीवन है, वहां जो हीट रिलीज होता है, उस हीट को कौन एब्जॉर्ब करता है? सी। और इसीलिए ये मौसम के बैलेंस बने हुए हैं। लेकिन आज अगर आप एनालाइज करें तो मौसम है ही नहीं। आप अभी करंट एनालाइज कीजिए दिल्ली में, पिछले 15 दिन में 2 दिन अभी गर्मी होती है, तीसरे दिन बारिश हो जाती है। क्या आपको लग रहा है ये गर्मी का मौसम चल रहा है या बारिश का? नहीं तो क्या मई के महीने में ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। ये सारे के सारे मौसम के वो बदलाव हैं जो लोगों को इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी भी समय है, सुधरो, अदरवाइज कुछ बचेगा नहीं।
दुनिया में कई सारे ऐसे इवेंट्स हो चुके हैं और ऐसे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है, और जो दुनिया के कंट्रीज के अलग अलग रेगुलेटर हैं उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि अगर हमने बढ़ते हुए पॉल्यूशन को नहीं कंट्रोल किया तो एक दिन दुनिया नहीं बचेगी। मेरी बात समझ में आ रही? ये जो अर्थ का पूरा इकोसिस्टम है वो बिगड़ गया। अर्थ का जो मिट्टी का टेम्परेचर है वो सी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सी के अंदर बढ़ गई एसिडिटी। क्यों? हम जानवरों को मार मार के खाए जा रहे हैं। रिसर्च ये कहता है कि 1 kg मीट प्रोसेस करने के लिए 32 लीटर पानी खराब होता है, और वो सारा पानी कहां जा रहा है? समुद्र में। मेरी बात समझ में आ रही? सी बिल्कुल ही उसका पानी बेकार हो रहा है। उसके अंदर, सी के अंदर जो स्पेसीज होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उन स्पेसीज के ऊपर एडवर्स हिट पड़ रहा है। समुद्र के अंदर जो जीव जंतु हैं वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, या तो उनके अंदर चेंज, डीएनए में चेंज आ रहा है उनके, या फिर वो लुप्त होते चले जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही? हमें कई बार ऐसा लगता है कि समुद्र में कोई जीवन लुप्त हो जाए या किसी का डीएनए चेंज हो जाए, उससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इस पृथ्वी पे जो भी बना है वो 2 चीजों से बना है, एक है मॉइस्चर और दूसरा है टेम्परेचर। अगर मॉइस्चर और टेम्परेचर में बदलाव आएगा तो सबके डीएनए बदल जाएंगे। आज कैंसर जैसी भयानक बीमारी नॉर्मलाइज हो गई है और डॉक्टर को यह नहीं पता लगता कि कैंसर के रीजन क्या है। एक यूनाइटेड स्टेट्स के कैंसर स्पेशलिस्ट एक हॉस्पिटल के मीडिया वाले ने उनसे पूछा कैंसर क्यों होता है, तो उन्होंने रिप्लाई दिया जिसका नसीब खराब हो जाए उसे कैंसर होता है। उसके बाद हर जगह वो रिपोर्ट पब्लिश हो गया कि डॉक्टर ऐसे कैसे बोल सकता है, जब डॉक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा रूट कॉज को। पहले कह रहा था किसी ने अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम कर लिया इसलिए हो गया, किसी ने टोबैको कंज्यूम कर लिया उसके लिए हो गया। आजकल तो कुछ नहीं, किसी को भी हो जाता है। आप ये ना समझे कि जो बदलाव हो रहा है उसका आपके शरीर पे हिट नहीं पड़ रहा है, सबका हिट पड़ रहा है, बट हम समझने को तैयार नहीं। ये सारे बदलाव और ये सारी चीजें इंसान के इंडस्ट्रियलाइजेशन और इवोल्यूशन के जो फेज है, जो यूरोप में स्टार्ट हुए आज से 300-400 साल पहले, वहीं से स्टार्ट हो गया। हमने अपनी जरूरतों के लिए ऐसी चीजें बनाई जिसने अर्थ के इकोसिस्टम को खत्म कर दिया। प्लास्टिक बनाया। क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक को खत्म नहीं किया जा सकता? एक बार अगर प्लास्टिक बन गई तो उसका ऑटोमेटिक डीजेनरेशन पॉसिबल नहीं है, वो डिकम्पोज नहीं होगा। या तो आप उसको जलाएं या आप उसको प्रोसेस करें, कुछ भी करेंगे वो प्लास्टिक अल्टीमेटली एनवायरमेंट को नुकसान तो पहुंचाएगा ही, क्योंकि ऑटो डैमेज होगा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही? ऐसी कई चीजें, हमने पहाड़ों को तोड़ करके घर बना दिए, पत्थरों को तोड़ करके रोड बना दिए, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी, लेकिन क्या आपने सोचा कि जहां से जिन चीजों को काटा है, क्या आपने अर्थ के इकोसिस्टम को नहीं बिगाड़ दिया? क्या अगर नेचर को ऐसा लगता कि यहां पे सी होना चाहिए था और यहां पे लैंड, तो उन्होंने तो वैसे ही बनाया था? बोलो हाँ या ना। मैं एक कहानी बताता हूं आपको। आप वर्षा वन के बारे में जानते हैं? रेन फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं? रेन फॉरेस्ट के बारे में एक बार किसी ने यह कह दिया कि जो रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट के अंदर, और वहीं पे एक बड़ी मरुभूमि भी है उसी साइड में, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, अफ्रीका की मरुभूमि है जहां से हवाएं चलती हैं, और उस हवा से जो धूलकण आते हैं वो धूलकण उड़ के वर्षा वन में जाता है। नेचर का ऐसा गिफ्ट बना हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही? किसी साइंटिस्ट ने कह दिया कि ऐसा करते हैं कि अगर उस मरुभूमि में जाके, जहां पे बहुत ही तेज हवा चलती है, अगर विंड मिल लगा दिया जाए तो दुनिया के एनर्जी की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएगी। सामने वाले ने काउंटर कर दिया, कह दिया अगर यहां पे आपने विंड मिल लगा दिया और हवा का झोंका वहां तक नहीं पहुंचा तो वर्षा वन का ही जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिगड़ जाएगा। अमेज़न का जो जंगल है जिसको आप जानते हैं, उसको हम वर्षा वन के नाम से भी जानते हैं, वो पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ जाएगा उसका। और अगर उसका इकोसिस्टम बिगड़ गया तो पृथ्वी तबाह हो जाएगी। इसलिए प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, क्योंकि नेचर ने अपने आप को हर चीज को चेक और बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई, और हम क्या करते हैं, हर जगह जाके उंगल कर देते हैं। इंसान के पास बुद्धि है, और बुद्धि की जो इंसान के पास मन है। अभी कभी आप पढ़ेंगे तो मन के 16 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप है बुद्धि। और बुद्धि की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर चीज को 2 टुकड़ा कर देता है, या तो ये होगा या फिर नहीं होगा। इसी बुद्धि के चक्कर में
सबको तोड़ दिए, हर चीज को काट देते हैं, इसको काट के देखते हैं क्या हो रहा है, लेकिन वो रिस्टोर कैसे होगा उसके लिए हमने कोई काम नहीं किया। दुनिया भर में चर्चा हुई कि जो इकोसिस्टम है और जो साइंटिफिक प्रोजेक्शन है कि 1970 के बाद जो प्रजातियां लुप्त होंगी वो आपको दिखेंगी। अभी तो आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, दुनिया से गिद्ध की प्रजातियां लुप्त होने लग गई एक तरीके से। क्यों? क्योंकि गिद्ध को खाने के लिए जो मरे हुए जानवर फेंके जाते थे, अब तो सारे जानवर इंसान खा रहे हैं, तो गिद्धों के लिए कुछ बचा ही नहीं, उसकी प्रजातियां लुप्त हो गई। कई ऐसे रिलीजन हैं दुनिया में जो कहते मरने के बाद लाश को जलाना नहीं, उसको फेंक देना है गिद्धों के लिए। हम उसे गलत नहीं कह सकते, मेरे हिसाब से पारसी रिलीजन में यही होता है, मरने के बाद जलाया नहीं जाता है, उसको रख दिया जाता है और वहां पे गिद्ध नोच के उसे खाते हैं। आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो चीजें सिस्टम बनी हुई थी, अगर आप उस सिस्टम को बिगाड़ेंगे तो दुनिया के अंदर अलग अलग स्पीसीज खत्म हो जाएंगे। आप ये सोच रहे होंगे गिद्धों का क्या यूज है, ये तो कोई साइंटिस्ट बता सकता है कि गिद्धों का यूज क्या है, और अगर वो नहीं रहा तो उसका क्या एडवर्स प्रभाव पड़ेगा। आपके पेट के अंदर करोड़ों टाइप के बैक्टीरिया हैं, मेरी बात समझ में आ रही? और उसी से आपका पूरा शरीर चल रहा है, क्योंकि वो आपके डाइजेशन में मदद कर रहा है। उसी में कई बार अगर गलत बैक्टीरिया चला जाता तो किसी को लूज मोशन शुरू हो जाता है, फिर हमें मेडिसिन लेनी पड़ती। अगर वो सारे स्पेसीज दुनिया में खत्म होने लग जाएंगे जिनकी प्रजातियां लुप्त होनी शुरू हो गई हैं, उसे वो विजिबल नहीं, इसलिए हमें दिखते नहीं, तो आपका पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या होगा? बिगड़ जाएगा। और ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? पोल्यूशन की वजह से, इकोसिस्टम को छेड़ने की वजह से। इसलिए आज सोच है, कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है कि आप 4P बॉटम लाइन रिपोर्टिंग पे ध्यान दें। हमने जब से बिजनेस शुरू किया हमारे दिमाग में पैसा 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 और उसके अलावा कुछ नहीं। जंगल काटना पड़े काट दो, पैसे आने चाहिए। जानवरों को मारने पड़े मार दो, पैसे आने चाहिए। जंगलों को जलाना पड़े जला दो, पैसे आने चाहिए। यहां पे आप देखते हैं पराली जलाना है तो जला दो, चाहे दिल्ली के अंदर एनजीटी फिर रोक लगा दे कंस्ट्रक्शन पे, इस पे पोल्यूशन बहुत बढ़ गया। अभी अक्टूबर के महीने में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम हर चीज को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। हमारा बचत होना चाहिए, दूसरे का जो भी होगा, और हम ये नहीं समझते कि हम भी पृथ्वी पे रहते। ये हमारा बचत तो एक दिन हमें भी लेके जाएगा ही वापस। सब जगह एसी सेट हो गए, इंसान बिना एसी का जी नहीं सकता, लेकिन आप जानते एसी एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। हमने अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट बना लिए, एक इंसान के पास 4 मोबाइल। आप जानते हैं मोबाइल डैमेज होने के बाद क्या स्लो रेडिएशन क्रिएट करेगा? कंप्यूटर के जो आपके पास में कीबोर्ड है, क्या ये रेडिएशन नहीं करेगा? डैमेज होने के बाद ये भी रेडिएशन करेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हमने बना ली सिर्फ प्रॉफिट के चक्कर में, जिसका कोई बेनिफिट तो बहुत मिला लेकिन एनवायरनमेंट के ऊपर सीधा नेगेटिव असर पड़ गया। इसलिए 4P बेटर लाइन रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट कहता है आप प्रॉफिट कमाओ। क्या कमाओ? प्रॉफिट। किसके लिए प्रॉफिट कमाते हैं? पीपल के लिए। पीपल कब तक जिंदा है? जब तक उसका पर्पस है, क्योंकि अगर प्रॉफिट का पर्पस बेकार हुआ तो प्लेनेट डैमेज हो जाएगा। इसलिए कितने कॉन्सेप्ट आ गए? 4P, प्रॉफिट, पीपल, पर्पस, प्लेनेट। अगर प्रॉफिट का यूज पीपल प्लेनेट के ऊपर पर्पस से करेगा तब तो प्लेनेट चलेगी, अदरवाइज प्लेनेट खत्म हो जाएगी। इसके ऊपर बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं दुनिया के अंदर, बट दिक्कत की बात यह है कि सारी दुनिया के रेगुलेटर सब कुछ जानते हैं, बट वो ये भी सोचते कि अगर हमने उसको इंप्लीमेंट किया क्या कोई भी मानेगा? अब ये मैं लेक्चर सुना रहा हूं तो आप ये समझ रहे होंगे एग्जाम में आएगा इसलिए लेक्चर सुना रहा है। अगर यही लेक्चर आप घर पे जाएं और अपने घर के लोगों के साथ सुने तो वो बोलेगा तुम्हारा मास्टर लग रहा है थोड़ा पागल हो गया पढ़ते पढ़ते। इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। कमाओ कमाओ कमाओ। यहां पे एक पौधा हो गया, काट के फेंको, हटाओ इसको। मेरी बात समझ आ रही? हमने जंगलों को काट के खत्म कर दिए और अब जंगल लगा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। अब वो कहते हैं अगर आप एक पेड़ हटाओगे तो उसके बदले 4 पेड़ पहले लगवा दो, क्योंकि पता है एक पेड़ हटाए तो खुद ही एक दिन खत्म हो जाएंगे। मुझे गीता की एक बात याद आ गई,
भगवान अर्जुन को समझा रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छी सी बात समझाई। उन्होंने बोला तुम मुनि बनो। अर्जुन कहते मैं क्यों मुनि बनूं, मैं तो लड़ाका हूं। बोले मुनि का मतलब तुम नहीं जानते। मुनि वो होता है जो समाज के बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता। वो बनों से उतना ही लेता है जितनी जरूरत है। वो अपने भंडार को भरने के लिए बनों को काटता नहीं रहता है ताकि पूरा इकोसिस्टम ही बिगड़ जाए। एक फल की जरूरत है तो आप एक फल ही ले लीजिए, ऐसा नहीं कि पेड़ ही काट डाले। यही किया है लोगों ने पास्ट में। मेरी बात समझ में आई? आपको एक घर रहने के लिए जरूरत थी तो आप एक घर बना लेते। अब आप एक घर रहने के लिए बना रहे हैं, एक घर बैठने के लिए बना रहे हैं, एक घर लोग आएंगे उनके लिए बना रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही? एक घर गार्डन के लिए बना लो, पता नहीं क्या करते रहो। तो हमने सारा सिस्टम बिगाड़ दिया। अब इसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई, दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में हमारे पास में बड़े सारे स्टैंडर्ड्स बने, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स लिए गए। GRI बोलते हैं इसको टेक्निकली। क्या बोलते हैं? GRI, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स। और मैं अब ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं बढ़ाऊंगा, नहीं तो लेक्चर सुनने वाले कहेंगे हो गया, ये लग रहा है 2 घंटा लेक्चर ही दे देगा। तो GRI इनिशिएटिव शुरू हुआ, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स, और GRI स्टैंडर्ड्स बनने शुरू हुए। लेकिन ये GRI स्टैंडर्ड्स अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग हिसाब से बने हुए हैं, इसलिए बड़े सारे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बन गए दुनिया में। लेकिन इतने सारे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जब बन गए तो एक यूनिफॉर्म बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो ये नहीं किसी को पता था। इसलिए IFRS बोर्ड ने इनिशिएटिव लिया और IFRS बोर्ड ने अब बनाना शुरू किया सारी दुनिया के स्टैंडर्ड्स को पढ़ के एक ऐसा बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स जो सारी दुनिया में सस्टेनेबिलिटी के रिपोर्टिंग को इंप्लीमेंट करवा सके और कंपनियों को ऑबलाइज करवा सके कि आप सस्टेनेबिलिटी का रिपोर्टिंग जरूर करेंगे। इंडिया के अंदर भारत सरकार ने ऑलरेडी मैंडेटरी कर रखा है एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस का रिपोर्टिंग लिस्टेड कंपनीज के लिए। मेरी बात समझ में आ रही? तो ये सारी दुनिया में चल रहा है। अब देखते हैं ये क्या कहता है और आपको क्या क्या सीखना है इसके लिए। Investor and creditor need information so they can assess the future prospects of the entity. To investor and creditor makes assessment, narrative reporting should not only explain, narrative reporting should not only explain for the past performance of the business, but shall be forward looking and should explain the strategy, risk and opportunities and plan for future. आज तक जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते तो क्या करते हैं? बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का एक्सप्लेनेशन डालते रहते हैं। हम नहीं सोचते भविष्य क्या होगा। अगर आज आप इसकी चर्चा करो किसी के सामने भविष्य क्या होगा तो बोलेगा तुम बड़े डरपोक हो, कुछ नहीं होता। आप बोलेंगे तब इतना एक्सटेंशन वो हुआ होगा, अब कुछ नहीं होगा। इंसान के साथ दिक्कत ही, उसको लगता है आगे कुछ नहीं होगा, दिखता है हो रहा है फिर भी कहेगा कुछ नहीं होगा। तो कह रहा है कि आप सोचो, स्ट्रेटजी बनाओ, रिस्क एनालाइज करो, अपॉर्चुनिटी एनालाइज करो, प्लान बनाओ, किसके लिए? फ्यूचर के लिए, और इस बात को डिस्क्लोज करो फाइनेंशियल में। सस्टेनेबिलिटी इशू कैन क्रिएट बोथ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द एंटिटी। इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर therefore need information about the sustainability related risk and opportunities. In order to make informed assessment of the entity future prospects, investor, creditor and wider stakeholders increasingly also want to know whether entity business practice are environmentally and socially responsible and whether they contribute to the sustainable developments. Companies are corresponding to these information need disclosing sustainability related informations, either their annual report or in separate sustainability report. अब ये जो कहते हैं, मैं इस बात को पहले एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये कह रहे सस्टेनेबिलिटी जो रिपोर्टिंग है वो रिस्क और अपॉर्चुनिटीज दोनों लेके आएगा। रिस्क क्या है? जो चीज आसानी से हो सकता था वो आसानी से नहीं होगा। किसी चीज को तोड़ना बड़ा सिंपल है, हथौड़ा लेके जाएं और तोड़ दें, लेकिन उसी चीज को बिना तोड़े हुए हासिल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप ये भी सोचे कि अगर आप बिना तोड़े हुए किसी चीज को हासिल करते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी कम होगी। हम एनर्जी को जनरेट करने के लिए कोल जलाते हैं, थर्मल पावर स्टेशन चलाते हैं, बोलिए हां या ना। थर्मल पावर स्टेशन चलाने के लिए हमें थर्मल पावर स्टेशन बनाना है या न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है, बोलिए। न्यूक्लियर रिएक्टर से भी हम एनर्जी बना रहे हैं, हां या ना। हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम लगा रहे हैं,
सब में खर्चे। सोचने की बात यह है कि जब किसी ने सोचा होगा कि सूरज की किरणों से ही सोलर एनर्जी बनानी है, तो एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि सोलर प्लेट आप बनाएंगे, लेकिन सोचने की बात यह कि अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है कि एक बार सोलर प्लेट बनाने के बाद आपको उसमें कोल नहीं डालना है, क्योंकि सन की जो ऊर्जा है वो अनंत है, इनफाइनाइट है। अगर हमने और भी ताकतवर सोलर प्लेट्स बनाए तो हो सकता है हम सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रख सकें। मेरी बात समझ में आ रही? ये पूरा पृथ्वी और इसका पूरा जीवन ही तो सूर्य की रोशनी पे टिका हुआ है। अगर किसी ने यह सोचा होगा कि सोलर एनर्जी, सोलर प्लेट बनाओ, विंड मिल बनाओ, जो नेचर है उसी से जनरेट करो इलेक्ट्रिसिटी, क्या यह अपॉर्चुनिटी नहीं थी? थी। क्या इससे इकोसिस्टम नहीं बचेगा? बचेगा। बोलो हां या ना? तो ये रिस्क और अपॉर्चुनिटी दोनों है। आज के जमाने में इन्वेस्टर और क्रेडिटर ये जानना चाहता है कि क्या आपने कुछ ऐसा किया है जिससे आप सस्टेनेबल रहेंगे, क्योंकि हम पैसा तो वहीं लगाएंगे जिसकी सस्टेनेबिलिटी हमें दिखेगी। आज आप जाएं नोएडा के अंदर, बड़ी बड़ी जो रियल एस्टेट बन रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वहां पे हर जगह आपको सोलर प्लेट लगा हुआ मिलेगा। अब वो मेजॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का एक हिस्सा सोलर एनर्जी से कंज्यूम करा रहे हैं। वो कहते हैं, और उन्हें एनजीटी ने बता भी रखा है कि आपको इतना सोलर प्लेट कम से कम लगाना पड़ेगा। सरकार सोलर प्लेट लगाने के लिए इंडिविजुअल को सब्सिडी बांट रही है। मैं भी सोच रहा हूं इस छत के ऊपर अगले साल तक सोलर प्लेट लगा देने का। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सारे रिस्क और अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको उस रिस्क अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करना पड़ेगा, इन्वेस्टर को बताना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर ये चाहता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे सस्टेन करेंगे, उस सस्टेनेबल चीज को हम फ्यूचर में दिखाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? फैक्टर्स दैट ट्रिगर सस्टेनेबिलिटी, किन किन वजहों से सस्टेनेबिलिटी का डिस्कशन शुरू हुआ। इंसान तब तक कुछ नहीं बोलता और सोचता है जब तक उसको यह न लगे कि गला हमारा फंस गया। तो क्यों शुरू हुई सस्टेनेबिलिटी पे हमारे पास में अवेयरनेस? इन्वायरमेंटल क्राइसिस एंड अवेयरनेस, पोल्यूशन इंसिडेंट्स मैं बता चुका हूं। मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स कॉजिंग वाइड स्प्रेड पोल्यूशन, oil spills, a chemical leak often highlight the need of stricter environmental regulation standards। सबसे पहले तो जो शुरू हुआ पोल्यूशन, वो कहां से शुरू हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन से शुरू हुआ। क्लाइमेट चेंज, ग्रोइंग साइंटिफिक एविडेंस एंड पब्लिक कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज ड्राइव द डिमांड फॉर स्टैंडर्ड रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैस इमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट रेसिलेंस। मैं अभी आपको बता चुका हूं कि ग्रीन हाउस गैसेज कितने बढ़ रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेज का मतलब उन सारे गैसेज का सम टोटल है जो एनवायरनमेंट पे एडवर्स इफेक्ट डालता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे फिर वो मीथेन हो। कोई भी चीज जो जनरेट करके एनवायरनमेंट को एडवर्सली हिट कर रही है, उस सबको हम टेक्निकली क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेज। बायोडाइवर्सिटी इशू, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, बस पढ़ के बता रहा हूं। इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ डिक्लाइन इन स्पीसीज, पृथ्वी पे प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। एंड द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम प्रॉम्प्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबल लैंड यूज, फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। अगर हमारे में सेंस होता, अगर हम समझदार होते, तो हम कभी भी वो काम ना करते जिससे कोई जीव नष्ट हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही? हमने जीवों को या तो नष्ट कर दिया या उनका बायोलॉजिकल डीएनए चेंज कर दिया। जिस जानवर का वेट 1 क्विंटल होना चाहिए, हम उसको 20 क्विंटल बना रहे, ताकि उसको स्लॉटर करके प्रॉफिट बनाया जा सके। तो या तो हमने उस स्पेसीज को खत्म कर दिया या फिर उसका डीएनए चेंज करवा दिया। हमें लगता है दुनिया ऐसी ही चलेगी, लेकिन जिस 1 क्विंटल के जानवर को 20 क्विंटल आपने बनाया है और उसको मार के आप खा रहे हैं, तो एक दिन आपके साथ भी वही होगा। अलग अलग बीमारियां होंगी। अब आज डॉक्टर हर को रेड मीट मना कर रहा है, बोलो यस और नो? सिचुएशन चेंज हुआ, बायोलॉजिकल डीएनए बदल रहा है सब कुछ का। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, अलग अलग तरीके से लॉसेज हो रहे हैं। रिसोर्स डिप्लेशन, कंसर्न अबाउट स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स लीड टू स्टैंडर्ड प्रमोटिंग रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको अभी बताया है कि हर चीज का जो नेचुरल रिसोर्स है वो कम पड़ता जा रहा है। पानी की किल्लत, एक समय आएगा, किसी ने फोरकास्ट किया था कि 3rd वर्ल्ड वॉर पानी के लिए लड़ा जाएगा।
पानी से लड़ाई शुरू होगी। अब इंडिया पाकिस्तान के बीच आपने कॉन्फ्लिक्ट देखा है, मेन रीजन क्या है? मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा। आप मेरी बात समझ में आ रही? पानी कहीं नहीं है। इंडिया के अंदर सबसे कम पानी है साउथ एशिया रीजन में, क्योंकि यहां पोल्यूशन बहुत है और ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत ही कम है। आज आप देखिए जो नेचुरल रिसोर्स जो पानी है वो बिक रहा है 20 रुपए बोतल, और आप मॉल में चले जाएं तो 50 रुपए बोतल, और वही आप चले जाएं क्या कहते हैं एयरपोर्ट पे तो 100 रुपए बोतल। बात समझ में आ रही? हालात ये हैं, हमें दिख रहे हैं, बट फिर भी हम मानते नहीं। सोशल एंड एथिकल कंसर्न, human right violation, report of labor abuse, unsafe working condition and other human right violation in supply of chain can trigger development of social sustainability standards. Inequality and poverty, growing awareness of social and economic disparities driven the creation of fair trade and ethical sourcing standards. दिक्कत की बात क्या है कि जब भी आप रिसोर्स को एक तरीके से दोहन करना स्टार्ट करेंगे, जरूरत से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो रिसोर्स तो सबके लिए बराबर है, लेकिन एक बंदा अगर उसे इकट्ठा करेगा तो पॉवर्टी और डिस्पैरिटी तो बढ़ती चली जाएगी। बोलो ना दोस्त, कंपनी के लिए सीएसआर क्यों आया है? सीएसआर आपने पढ़ा होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों आया? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए आया क्योंकि समाज के साधन का दोहन करके कंपनियों ने प्रॉफिट बनाए, बट समाज को लौटाया क्या? अगर ऐसे करते करते आप पूरे संसाधन का दोहन कर लेंगे तो बाकी लोग गरीब हो ही जाएंगे। आप इंडिया की बात करें तो यहां पे 10% लोगों के पास 99% प्रॉपर्टी है और बाकी 90%। डिस्पैरिटी तो होगी या नहीं होगी? हेल्थ एंड सेफ्टी इशू मैं आपको बता ही चुका हूं, जब आप इकोसिस्टम को डैमेज करेंगे तो आपका खुद का ही हेल्थ खराब होने लगेगा, जो हो रहा है दिख रहा है सबको। Community impact, awareness of negative impact on local community due to business operation can trigger standards related to stakeholders engagement and social responsibility. कई जगहों पे कंपनियों के खिलाफ प्रोटेस्ट हो जाते हैं, हम नहीं लगाने देंगे इस एरिया में कंपनी, बहुत नुकसान होगा, ये डैमेज हो जाएगा, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। आप क्या बताएंगे लोगों को? बताएंगे कि आप कैसे करके एनवायरनमेंट को सेव करेंगे, आपको बताना पड़ेगा। मैं चाइना गया था, वहां फैक्ट्री लगी रहती है, तो फैक्ट्री के बीचों बीच रोड होता है, एक साइड फैक्ट्री है, दूसरे साइड घर है, आपको रियलाइज नहीं होगा वहां जाके कि फैक्ट्री है, इतना उन्होंने उसको ग्रीन ग्रीन कर रखा है। करना पड़ेगा। इकोनॉमिक फैक्टर एंड मार्केट डिमांड, कंज्यूमर डिमांड, increasing consumer preference for sustainable and ethically produced goods and services creates a market pull for business to adopt sustainability standards. अगर आप एज पर लॉ चलेंगे, एज पर एथिक्स चलेंगे, तो आपके प्रोडक्ट और सर्विस को लोग ज्यादा यूज करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे। इन्वेस्टर प्रेशर, investors are increasingly considering environmental, social and governance factor that in their decision driven companies to adopt sustainability standard to attract investments. इन्वेस्टर कहता है कि आप ESG को फॉलो करो तभी हम आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस recognize the poor sustainability practice can lead to reputational damage, legal liability and operational risks, prompting them to adopt standards as a risk mitigation strategy. अगर पुअर सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस रहेगी तो आप लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। कभी आकर के आप दिल्ली एनसीआर में तो एनजीटी वाले रोक लगा देंगे, बोलेंगे बंद करो काम। अगर आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नहीं मिला आपके पास में अप्रूवल, आप काम ही नहीं कर सकते। बोलिए, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जहां पे आपके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। मार्केट एक्सेस, सम मार्केट एंड रिटेलर रिक्वायर कंप्लायंस विद स्पेसिफिक सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड एज कंडीशन फॉर मार्केट एंट्री। कहते हैं अगर बाजार में आना है तो पहले सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड को कंप्लाई करो। आज एजुकेशन के हालात इतने खराब क्यों हो गए? क्योंकि एजुकेशन का स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। ये नहीं कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं है, इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड ने एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स बनाए। जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है, बट जो टीचर्स हैं उसके लिए स्टैंडर्ड्स नहीं है, उनके कोई एथिक्स नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। कुछ भी बोलो, कुछ भी पढ़ा दो, कुछ भी करके चले जाओ। तो क्या समाज में आपने वैल्यू एडिशन किया? नहीं किया। पढ़ाई को फन बनाने के नाम पे हमने पढ़ाई को बकवास बना दिया। बोलिए, अगर ऐसा ही सब कुछ होता तो क्या स्कूलों के अंदर ये प्रैक्टिस नहीं होती?
बट नहीं है। तो अगर आप एथिक्स नहीं बनाएंगे तो किसी भी चीज को फ्यूचर में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए कई कंट्रीज के अंदर तो मार्केट एंट्री के लिए इनको रिक्वायर्ड कर दिया गया है कि आपको सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड फॉलो ही करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज दूर रहिए। रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट रेगुलेशंस। Government may introduce mandatory sustainability regulations in response to environmental or social concern, which can lead to development of specific standards for compliance. आप किसी के पास भी चले जाएं और बात करें कि हमें ग्रीनरी बनानी चाहिए, हमें इकोसिस्टम का ध्यान रखना चाहिए, सब हाँ बोलेगा, कोई ना नहीं बोलेगा। लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बात आई तो सब प्रॉफिट लॉस देखने लगता है। यह तभी इंप्लीमेंट हो सकता है जब सरकार मजबूत कानून बनाए और नॉन कंप्लायंस के लिए हैवी पेनल्टी ठोक दे। मेरी बात समझ में आ रही? अदरवाइज हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, हर इंसान वैल्यूज और मोरल की बात करता है, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो उसके अपने ही घर के बच्चे सबसे बड़ा बदतमीज होते हैं। लेकिन अगर उस बदतमीजी के ऊपर हैवी पेनल्टी लग जाए तो बताओ हर बंदा ठीक हो जाएगा या नहीं होगा? इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, global agreements like Paris Agreement and Sustainable Development Goals can influence the development and adoption of the sustainability standards at national and industry levels. बहुत सारे दुनिया के अंदर एग्रीमेंट बन रहे हैं, सरकारों के बीच बन रहे हैं। पेरिस के अंदर हुआ था इसके ऊपर एक बड़ा सम्मेलन, वहां पे एग्रीमेंट बना कि हम कितना कितना कार्बन कम करेंगे। इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया ने पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स करने का काम क्यों शुरू किया? ताकि हम फॉसिल फ्यूल के यूज को मिनिमाइज कर सकें। वो कह रहे थे 10% तक वो 2025 तक टारगेट अचीव कर लेंगे, कुछ एक्सटेंट तक उन्होंने किया भी है। इतने सारे वॉर के बाद भी आप देखेंगे फॉसिल फ्यूल के रेट घट रहे हैं। रीजन इज क्या है? रीजन क्योंकि अगर आपने मान लो इंडिया के अंदर 100 रुपए का कंजम्पशन है और 10% हमने इथेनॉल बना करके उसमें मिक्स कर दिया, तो बताओ हमारा इंपोर्ट 90% हो गया। और अगर हमने 25% अचीव कर लिया तो इंपोर्ट 75% रह गया। अगर डिमांड घटेगी तो प्राइस अपने आप लो हो जाएगा। ये सारे काम किए जा रहे हैं किसके लिए? कार्बन के इमिशन के रिडक्शन के लिए, क्योंकि साइंटिस्ट की चेतावनी है अगर 2035 तक पोल्यूशन को स्टेगनेंट नहीं किया गया, यानी स्थिर नहीं किया गया, उसके बढ़ोतरी पे रोक नहीं लगाई गई, तो ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन विल बी इरिवर्सिबल। एंड 1970 के बाद तक, अगर 1970 तक ठीक नहीं हुआ, सॉरी 1970 में बोल रहा हूं, 2070 तक ठीक नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं कर सकते, 30 साल में सब लुप्त हो जाएगा। ये साइंटिस्ट की चेतावनी। अब ये देखिए इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स, इंडस्ट्री एसोसिएटेड एंड कोलैबोरेशन में डेवलप वॉलंटरी सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड टू एड्रेस कॉमन चैलेंजेस एंड प्रॉम्प्ट बेस्ट प्रैक्टिस विद इन द सेक्टर। ये अपने वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स इंडस्ट्री वाले भी बना रहे हैं ताकि बेस्ट प्रैक्टिस को स्टेबल किया जा सके। स्टेक होल्डर इंगेजमेंट एंड एडवोकेसी। स्टेक होल्डर क्या कहते हैं? आजकल नॉन एनजीओ का तो आप जानते हैं एनजीओ का काम क्या है। एनजीओ का काम अवेयरनेस फैलाना है। वो अलग बात है कि आजकल एनजीओ कुछ और ही काम में लगे रहते हैं, बट एनजीओ का मेन काम तो इसीलिए है। Environmental and social advocacy group play a crucial role in raising awareness, campaigning for change, and contributing to the development of sustainability standards. Multi-stakeholder initiative, collaborative effort involve business, NGO program, and other stakeholder can lead to the development and consensus-based sustainability standards. Media and public discourse. याद रखें, तब तक किसी चीज में बदलाव नहीं आता जब तक पब्लिक रोड पे नहीं उतरती। इसलिए मीडिया अगर जितना हाइप करेगा चीज को, पब्लिक के अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी, पब्लिक के अवेयरनेस बढ़ेगी तो पब्लिक सवाल पूछेगी, सवाल पूछेगी तो सरकार ने डर जाएगी, क्योंकि सरकार तो पब्लिक ही बनाती है। मीडिया का काम क्या है? अवेयरनेस करना। लेकिन मीडिया आजकल अवेयरनेस नहीं, व्यूज बटोरने वाला काम करती। कुछ भी बोल दो ताकि व्यूज मिल जाए। Increase media coverage and public discussion about sustainability issue can create pressure for the business and government to take action and adopt standards. मीडिया का रोल बहुत है, लेकिन मीडिया में अगर आप जाएंगे, आप इसके ऊपर देखेंगे कई वीडियोज मिलेंगे आपको, बट कंसेक्यूटिव नहीं होते। 6 महीना में अभी कभी अर्थक्वेक हो गया, चलो एक सीरीज चला दिया, कल से हो गया, कल से कह देते अब कुछ नहीं होगा, हो गया दुनिया खत्म। आज बोलेंगे बस किसी भी समय अर्थक्वेक आ सकता है, सारे टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकरा जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। 5 मिनट बाद चलेंगे इंडिया पाकिस्तान युद्ध हो गया, इतने हो गए। उनको लगता है ये कोई देख नहीं रहा, तुरंत बदलो सीरीज। आपने क्लियरली किसी चीज को दिखाया नहीं,
पब्लिक अवेयरनेस कब होगी? जब उसको कई बार एक ही चीजें अलग अलग जगह पे दिखेगी, तब उसको बिलीव होगा कि ये सच है। अदरवाइज कैसे बिलीव होगा? उसको लगेगा ये सब एक कहानी है, जो एक्चुअल में कुछ नहीं होता। क्योंकि हर चीज देख करके आप नहीं समझ सकते, लेकिन जनरल पब्लिक तो हर चीज विजिबल करती है। क्या कोई चेंज हो रहा है? सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स, लिंकेज बिटवीन लिंकेज एंड डिफरेंस बिटवीन सस्टेनेबिलिटी एंड ईएससी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर अभी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस मैंडेटरी है, तो आपको ये डिफरेंस समझना है कि सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स में और ईएससी में लिंकेज क्या है और पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है। सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स आर वॉलेंट्री गाइडलाइंस, अभी फिलहाल क्या है? वॉलेंट्री। मन है तो यूज करो, नहीं है तो मत करो। एंड फ्रेमवर्क दैट डिफाइन क्राइटेरिया फॉर गुड्स, एनवायरमेंटल, सोशल, एथिकल एंड समटाइम्स फूड सेफ्टी प्रैक्टिस इन द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, रिटेल एंड सर्विस सेक्टर। They typically focus on a specific aspect of sustainability such as the responsible source of raw material, fair labor practice, reduce environmental impact, emission, waste, and biodiversity conservations. These standards help organizations to demonstrate their commitment to sustainable practice, manage their impact, and provide assurance to stakeholders through certification and labeling. Sustainability standards are often developed by multi-stakeholder initiative involving NGO, industry expert and sometime governmental bodies. कह रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स एक ही बात नहीं करता, वो कहता है हर चीज, किसी भी चीज में सुधार तब होता है जब उसका जो सोर्स कॉज है उसको ठीक किया जाए। ऊपर को ठीक करके ठीक नहीं किया जा सकता। मैं आपके ऊपर कितनी भी मेहनत कर दूं, जो एजुकेशन में बेसिक डिफेक्ट है उसको मैं दूर नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने सोर्स कॉज को ठीक कर दिया तो आगे अपने आप ठीक हो जाएगा। सोर्स कॉज, अगर ये वाला मुझे प्रोडक्ट बनाना है और इसके इनपुट में ही डिफेक्ट है तो आउटपुट तो डिफेक्टिव होना ही होना है। वो कह रहे हैं आप एप्रोप्रिएट मटेरियल खरीदो। देखिए क्या लिख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, फेयर लेबर प्रैक्टिस। हर चीज को ठीक करोगे तब जाके ठीक कर पाओगे, अदरवाइज जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड रूट कॉज की कंप्लायंस की बात करता है। कहां से ले आते हैं मटेरियल खरीद के? मुझे बताओ कि अगर कोई कपड़ा ही खराब ले आएगा तो उसकी कमीज कितनी अच्छी बनवा लेगा? वो तो कमीज खराब हो ही जाएगी। अगर कोई कपड़ा ही खराब लेगा तो पैंट खराब हो ही जाएगा। बोलो ना हाँ या ना? आप अगर मटेरियल को ही ठीक नहीं करेंगे तो बाकी चीजें तो अपने आप ही ठीक नहीं होंगी। इसलिए सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स इस पे चर्चा करता है, एनजीओ को बुलाता है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट को बुलाता है, बोलता है स्टैंडर्ड्स में क्या होनी चाहिए, लेकिन ये फिलहाल वॉलेंट्री है। लिंकेज विद ईएससी, ईएससी से क्या लिंकेज है? ईएससी बेस्ड ऑन 3 पिलर्स, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। एनवायरमेंटल का क्या मतलब होता है? नेचर, एनवायरमेंट, इकोसिस्टम को ठीक रखो। सोशल का मतलब पीपल और सोसाइटी का ध्यान रखो। जाके किसी घर के, किसी गांव के बगल में एक इंडस्ट्री लगा दिए, एक फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री से हमेशा धुआं निकलता रहता है, तो प्रोडक्ट बना के मुनाफा तो आप खा रहे हैं, मुनाफाखोरी आप कर रहे हैं, मर वहां के लोग रहे। ऐसे कई केसेस दुनिया में हो चुके जहां पे या तो हमने ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर दिया, या फिर जमीन को पोल्यूट कर दिया, या फिर वहां के हवा को पोल्यूट कर दिया, वहां लोग रहने लायक नहीं बचे। गवर्नेंस, this relates to how company is directed and controlled, encompassing broad structure, executive compensation, shareholder right, business ethics and transparency. आपको अगर ठीक करना है, देखो करप्शन इज द प्राइमरी सोर्स, करप्शन प्राइमरी सोर्स है इन सब को डैमेज करने के लिए। दुनिया में हर चीज ठीक होती अगर करप्शन ना होता तो। किसी प्रोजेक्ट पे 10,000 करोड़ रुपए लगने हैं और उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए मुझे 4,000 करोड़ रिश्वत में देनी पड़े, तो मैं क्या करूंगा? कहां से निकालूंगा पैसे? कस्टमर तो देगा नहीं, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसी गलती करूंगा उस प्रोजेक्ट में जिससे वो प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं बनेगा, लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं बनेगा और उसका नुकसान होगा। बोलो ना हाँ या ना? क्योंकि हर जगह क्या है? करप्शन। गवर्नेंस अगर बढ़िया नहीं होगा तब भी कुछ नहीं हो सकता। यूज बाय इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर इंक्रीजिंगली यूज ESG criteria to evaluate risk and opportunities associated with companies, recognize
that these factors are significantly impact long-term financial performance. Other stakeholders, including customers, employees, and regulators, also pay close attention to company ESG performance as an indicator of responsible business conduct. Reporting and disclosures. ESG reporting framework and standards such as GRI. GRI का मतलब होता है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स, SASB है, TCFD है, एंड न्यूअर ISSB है, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड, provide guidelines for companies to disclose ESG related data in an inconsistent comparable manner. Sustainability standards are often provide specific metrics and criteria that can feed into broader ESG reporting. ये लिंक है, मतलब सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स ने ही ESG रिक्वायरमेंट के लिए इनपुट्स दिए हैं। ये ना समझे कि ESG ऊपर से कुछ टपक गया। ये जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है, जो स्टैंडर्ड्स बने हैं अलग अलग जगहों पे, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बने हैं, उनके इनपुट्स को यूज करके हमने ESG के गाइडलाइंस बनाए। गवर्नेंस फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड ESG. स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस is essential for effectively integrating, overseeing both sustainability initiative and broader ESG strategy with the company. This includes setting clear goal, ensuring accountability, and linking executive compensation to ESG performance. ये जाकर के सिर्फ पब्लिक सम्मेलन में भाषण देने की चीज नहीं है। आप बड़ी बड़ी बात कर देंगे उससे कुछ नहीं होगा। आपको क्लियर गोल रखना पड़ेगा, ये करना है मतलब करना है, क्योंकि चीजें बहुत परेशान करती हैं। अगर यही चीज आज के 50 साल पहले इंप्लीमेंट हुआ होता तो आज से कई गुना आसान होता उसको इंप्लीमेंट करना। आज लोगों की आदत हो गई है, अगर आपने कह दिया कि दिन में 1 घंटे एसी ना चलाएं, 1 घंटे लाइट यूज ना करें, लोग रोड पे उतर जाएंगे। बट आपको करना पड़ेगा क्लियर गोल्स। कई बार देखते हैं BSCA से मैसेज आता रहता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा है कि आज 15 मिनट के लिए लाइट ऑफ करें। ऐसा आया होगा अभी पीछे कुछ दिन पहले। क्लियर गोल्स रखने पड़ेंगे, पेन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ बचेगा ही नहीं तो ये सारी चीजें तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, जो गलत कर रहा है उसकी लाइबिलिटी फिक्स करो। लिंकिंग एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन टू ESG परफॉर्मेंस, जो बढ़िया कर रहा है उसको रिवार्ड भी दो। अगर आपके पास ये गवर्नेंस का मॉडल होगा तभी आप ESG और सस्टेनेबिलिटी को कर पाएंगे कोप अप, अदरवाइज सिर्फ ये किताबों में एक अच्छी थ्योरी बन के रहेगी। डिफरेंस क्या है सस्टेनेबिलिटी में और ESG में? फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रैक्टिस एंड इंपैक्ट, बोर्ड फ्रेमवर्क, ब्रॉड फ्रेमवर्क कवरिंग एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर। इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूं। किसी चौराहे पे 10 लोगों ने बड़ी डिबेट की। वो क्या है हमारे पास में? ब्रॉड फ्रेमवर्क है। कौन सा फ्रेमवर्क है? ब्रॉड फ्रेमवर्क। क्या कह रहे हैं सस्टेनेबिलिटी? फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रैक्टिस एंड इंपैक्ट्स। ये कह रहा है हम क्या करेंगे और क्या होगा, कॉज और इफेक्ट की बात करता है। ये कहता है ब्रॉड फ्रेमवर्क कवरिंग एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर। कहते हैं स्पीशीज को बचाओ। इंडिया में आप देखते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का काम चल रहा है। हम बाघ को बढ़ा रहे हैं, हम चीता को बढ़ा रहे हैं। आपके दिमाग में कई बार आएगा कि सरकार पागल हो गई क्या? ये सब करके क्या मिलेगा? बाघ बढ़ा रहे, चीता बढ़ा रहे, यहां लोग माल न्यूट्रिशन से मर रहे, इनको बाघ और चीता सूझ रहा है। कई बार ऐसे भी मीम्स आने लगते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि माल न्यूट्रिशन के लायक भी तभी तक बचे हैं जब तक वो बचे। वो चले जाएंगे तो माल न्यूट्रिशन नहीं, खत्म ही हो जाएंगे। एक बंदे को नोबेल अवार्ड मिला था, उसने क्या किया था पता है? एक फोटो क्लिक की थी सहारा के मरुभूमि में। और वो फोटो क्या थी? एक बच्ची जिसके शरीर में हड्डी और चमड़े ही थे, बस मांस नहीं था। वो बैठी हुई थी और ऊपर एक गिद्ध खड़ा था जो बस उसके मरने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि गिद्ध कभी भी जिंदा को नहीं खाता, वो मरे हुए को खाता है। इसलिए इंतजार कर रहा था कि कब ये मरे और मैं इसे खाऊं। इस फोटो को खींचने के लिए उसको नोबेल अवार्ड मिला। यही है इस दुनिया की आज की सच्चाई, कि हर इंसान सिर्फ और सिर्फ गिद्ध की तरह दूसरे को नोचने पे नहीं लगा है। वो जहां पे रह रहा है उसको भी नोच नोच के खत्म कर रहा है। आप यहीं पे रह रहे हैं ना,
अगर आप एनवायरमेंट को डैमेज पहुंचा रहे तो आप तो खुश हैं, मैं तो इसी में बड़ा मजा आया, नींद बहुत अच्छी आई, आज दिमाग शांत हो गया। लेकिन इस दिमाग शांत करने के लिए आपने एनवायरमेंट को नोच दिया। मेरी बात समझ में आ रही? बोलिए। नेचर प्राइमरली वॉलेंट्री गाइडलाइंस एंड सर्टिफिकेशंस, इसमें जो सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड वो वॉलेंट्री होते हैं क्योंकि उसको मैंडेट करना किसका काम है? सरकार का। लेकिन ये क्या है? यूज फॉर इवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड रिपोर्टिंग। मैंने बताया भारत सरकार ने लिस्टेड कंपनियों के लिए ESG मैंडेट कर रखा है, मतलब एक तरीके का मैंडेटरी गाइडलाइंस है। फोकस डेमोन्स्ट्रेटिंग अडेरेंस टू स्पेसिफिक सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज, एसेसिंग ओवरऑल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं, यहां पे कंप्लायंस कहते कर लो, मतलब ये टाइप ऑफ सजेशन है, यहां पे इंप्लीमेंटेशन है। डेवलपमेंट ओपन सेक्टर स्पेसिफिक एंड मल्टी स्टेक होल्डर ड्रिवन, ये अलग अलग सेक्टर बाय सेक्टर होता है। मैं फैक्ट्री चला रहा हूं तो मेरे ऊपर अलग गाइडलाइंस होंगे, मैं सर्विस चला रहा हूं मेरे ऊपर अलग गाइडलाइंस होंगे। डेवलप्ड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इन्वेस्टर ग्रुप एंड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, लिंकेज प्रोवाइड स्पेसिफिक मेट्रिक्स एंड क्राइटेरिया रिलेवेंट टू ESG, ये मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है ESG के लिए। यूज सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स टू डिफाइन मेजर एनवायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस। अगर कंक्लूजन लिखना है तो एक ही बात है, सस्टेनेबल स्टैंडर्ड तैयार करता है, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग क्या तैयार करता है? बुनियाद, और ESG क्या होती है? उसका फाइनल इंप्लीमेंटेशन। बात समझ में आई? ये इनके डिफरेंसेज और लिंकेज हैं। और अब हम चलते हैं GRI स्टैंडर्ड्स। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स कितने लिए गए? हर कंट्री में डेली एक बहस का इशू है, हर हमेशा यह बहस है कि क्या हम एनवायरनमेंट बचा पाएंगे। अगर धोखे से किसी दिन आपने यूट्यूब पे एक वीडियो देख लिया, देखा कि एनवायरनमेंट के साथ क्या होने वाला है, उसके बाद आपको ऐसे ऐसे वीडियोज मिलेंगे, उसमें कुछ तो साइंटिफिक एविडेंस है, कुछ तो सिर्फ मजे के लिए भी बना देते हैं, लेकिन कुछ साइंटिफिक एविडेंस है। वो आपको बताएंगे कि किस समय जाके पृथ्वी कैसी दिखेगी स्पेस से, पहले कैसे दिखती थी, आज कैसे दिख रही है, और आज के 10 साल 50 साल बाद कैसे दिखेगी। द GRI स्टैंडर्ड आर मॉड्यूलर सिस्टम designed to help organization of all size, sector and locations report on their sustainability performance. They offer credible and comparable way to disclose information about wide range of impact and related and organization activity, product, service and business relation. मॉड्यूलर, मॉड्यूलर वर्ड किचन में इंडिया में बहुत पॉपुलर है। मॉड्यूलर किचन है, क्या मॉड्यूलर का मतलब आप समझते हैं? ऑल स्टेशनरी एंड ऑल एवरीथिंग रिलेटेड टू किचन इज एट वन प्लेस, अरेंज इन प्रॉपर बैनर। सब कुछ एक ही जगह है। बोलिए, सब कुछ क्या है? एक जगह है। ये सारी चीजें एक जगह है। पर्पस ऑफ द GRI स्टैंडर्ड्स एनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्लियर फ्रेमवर्क है जो इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड पीपल की बात करता है। सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, एनेबल स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर, कस्टमर, एम्प्लॉय, सिविल सोसाइटी to make informed assessment and decision regarding an organization sustainability performance and commitments. Drive sustainable practices. Identify करो, measure करो, manage करो and improve करो their impact, fostering a more sustainable global economy. Promote comparability, allow of greater comparability of sustainability information across different organization. हर ऑर्गेनाइजेशन ने जो जो काम की है अपना कंपेरेबल चीज बनाएं, क्योंकि कंपेरेबल चीज बनाएंगे तभी कंपैरिजन पॉसिबल होगा। की फीचर्स ऑफ GRI स्टैंडर्ड्स, जो ग्रुप रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स हैं उसके फीचर्स क्या हैं? मॉड्यूलर एंड इंटरकनेक्टेड। किचन देखते हैं, मॉड्यूलर होता है और एक दूसरे से क्या होता है? इंटरकनेक्टेड। The standards are designed as set of interrelated modules that can be updated independently, ensuring they remain relevant to involving sustainability issue. यूनिवर्सली एप्लीकेबल, सेक्टर स्पेसिफिक हो, कोड प्रिंसिपल हो, यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो, पूरी दुनिया में एक जैसे प्रिंसिपल अप्लाई किए जाएं। फोकस ऑफ मटीरियलिटी, सिर्फ मटीरियल चीजों पे फोकस करें, क्योंकि इममटीरियल चीजों पे अगर फोकस करने लगेंगे तो फिर बहुत सारी ऐसी चीजें बन जाएगी जिसका यूज ही नहीं हो पाएगा। मल्टी स्टेक होल्डर डेवलप्ड। The sustainability, the standards are developed through a global multi-stakeholder process overseen by Global Sustainability Standard Board and independent standard setting body. This ensure they are globally relevant and reflect diverse perspective. अगर किसी एक कंट्री का कोई नेशनल बोर्ड कोई चीज बनाएगा तो दूसरे कंट्री में एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए आज ये इनिशिएटिव लेने की जरूरत है
कि कोई ऐसी संस्था इस स्टैंडर्ड बनाए जिसकी मान्यता सारी दुनिया में है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, आईएफआरएस बोर्ड ने आईएफआरएस सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बनाने का जिम्मा लिया। Alignment with international instruments, the GRI standards are aligned with key international framework for responsible business conduct, such as the UN Guiding Principle on Business Human Rights and OECD guidelines for multinational enterprises. Free, public, good. The GRI standards are available for free download from GRI websites. आपको जब भी चाहिए आप GRI वेबसाइट पे जाएं, स्टैंडर्ड्स को डाउनलोड करें और पढ़ें। आपके पास भी जब भी समय मिलता है, हमेशा जरूरी नहीं कि हम कोर्स कंटेंट ही पढ़ें, कई बार हम कोर्स कंटेंट पढ़ के थक जाते हैं। अगर आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो आपके नॉलेज और आपके दिमाग के अंदर वाइड रेंज ऑफ जो चीजें हैं वो आपके अंदर कवर होंगी। बहुत सारी चीजें आप ऐसी समझेंगे और सोचेंगे जो हो सकता है आज तक आपने कभी सोचा भी ना। इसलिए इन चीजों को पढ़ें, ये पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग होते हैं, इससे बहुत सारी चीजें भी आपको पता लगती हैं। Structure of the GRI standard, GRI universal standards. These apply to all organizations preparing a sustainability report. They guide reporters on how to use standard and report on essential information about the organization and material topics. इसमें हमने क्या किया, GRI स्टैंडर्ड को ग्रुप किया है। जैसे GR1 फाउंडेशन है, ये पर्पस एंड सिस्टम है, की कॉन्सेप्ट, रिपोर्टिंग प्रिंसिपल, इस सबको एक जगह कर दिया। GRI2 जनरल डिस्क्लोजर्स है, डिस्क्लोजर में जितनी चीजें आनी है सबको हमने GRI2 के ग्रुप में डाल दिया। GRI3 मटेरियल टॉपिक्स, मटेरियलिटी को कैसे डिटरमिन करेंगे उसको एक टॉपिक में डाल दिया। मतलब जो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स है उसमें अलग अलग कंट्री में अलग अलग चीजें बनी है, हमने उसको 3 हिस्से में कैटेगराइज कर दिया। अगर फाउंडेशन देखना है तो एक जगह सारे स्टैंडर्ड्स दिख जाएंगे, अगर डिस्क्लोजर दिखना है एक जगह दिख जाएंगे, अगर मटेरियलिटी पे दिखना है एक जगह दिख जाएंगे। अलग अलग चीजें आप पढ़िए और सबके अपने ऑब्जर्वेशंस लीजिए। GRI sector standards designed to increase the quality, completeness and consistency reporting for sector specific. कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पे पोल्यूशन बहुत है, एनवायरनमेंट को बहुत ही डैमेज पहुंचाते हैं, कुछ कम पहुंचाते हैं, इसलिए सेक्टर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी GRI स्टैंडर्ड बने हैं। मेनली ऑयल एंड गैस, कोल, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग एंड माइनिंग, ये सारी वो चीजें हैं जिनका एनवायरनमेंट के ऊपर सीधा और डायरेक्ट हिट पड़ता है। GRI टॉपिक्स, इसमें सीरीज बने हुए हैं। GRI टॉपिक्स में ये GRI 200 सीरीज है, ये इकोनॉमिक टॉपिक्स हैं। GRI 300 सीरीज है, एनवायरमेंटल टॉपिक है। GRI 400 सीरीज है, सोशल टॉपिक है। क्योंकि बिना पैसे से आप बिजनेस नहीं चला सकते, पैसे को ठीक से यूज नहीं करेंगे तो सोसाइटी ठीक नहीं कर सकते, और सोसाइटी ठीक नहीं होगी तो एनवायरनमेंट डैमेज हो जाएगा। इसलिए सर्व रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को अलग अलग सीरीज में डाल दिया है। यूज ऑफ GRI स्टैंडर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग रिपोर्टिंग प्रिंसिपल्स, फैमिलियराइज योरसेल्फ विद फाउंडेशन कॉन्सेप्ट एंड रिपोर्टिंग प्रिंसिपल आउटलाइन इन GR1, आइडेंटिफाई एंड एसेस इंपैक्ट, अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट एंड आइडेंटिटी। जब तक आप किसी चीज को पढ़ेंगे नहीं, आप उसके बारे में समझेंगे नहीं, तो पहले फाउंडेशन डेवलप कीजिए, फिर ऑर्गेनाइजेशन का कंटेक्स्ट आइडेंटिफाई कीजिए, डिटरमिन कीजिए उसमें कौन कौन सी ऐसी टॉपिक है जो मटेरियल है, डेटा कलेक्ट कीजिए और फिर उसको रिपोर्ट कर दीजिए। प्रिपेयर GRI कंटेंट इंडेक्स, कंटेंट बनाइए, किन किन चीजों को रिपोर्ट करना है। क्लियरली सो विच GRI स्टैंडर्ड एंड डिस्क्लोजर हैव बीन रिपोर्टेड एंड वेयर दे कैन बी फाउंड। बताइए आपने किन किन GRI स्टैंडर्ड को फॉलो किया है और कहां कहां वो देखने को मिल सकता है। पब्लिश द रिपोर्ट, रिपोर्ट को पब्लिश कर दीजिए, अवेलेबल टू स्टेक होल्डर्स। बेनिफिट ऑफ यूजिंग GRI स्टैंडर्ड्स, इंप्रूव्ड सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस। अगर आप GRI स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो सस्टेनेबिलिटी क्या होगी, इंप्रूव। एनहेंस करेंगे स्टेक होल्डर रिलेशंस, स्टेक होल्डर का ट्रस्ट बनेगा कि आप एज पर लॉ चल रहे हैं, आप सोसाइटी को डैमेज नहीं करना चाहते। रिस्क मैनेजमेंट बेटर होगा, क्योंकि आप जितना बेटर काम करेंगे, एनवायरनमेंट को देख के काम करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट बेटर होगा। आजकल बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी बन रही हैं जो अर्थक्वेक रेसिस्टेंस होती हैं, तो उससे आपको तो फायदा ही मिलना है। attracting and retaining tenant, appealing to employee who are working for social and environmental responsible to the organization.
जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं ऐसे लोग भी आपके पास रिटेन होंगे। इंप्रूव्ड एक्सेस टू कैपिटल, मीटिंग द ग्रोइंग इंफॉर्मेशन नीड ऑफ इन्वेस्टर हु कंसीडर ईएसजी फैक्टर इन देयर डिसीजन मेकिंग। मतलब जो इसको जानते हैं उनसे कैपिटल पूल करना आपके लिए आसान होगा। बेंचमार्क परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस अगेंस्ट पीयर, जो आपके साथ काम करने वाली कंपनी है उससे आप कंपैरिजन कीजिए, तब भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा। स्ट्रेंथेंड इंटरनल डेटा मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग सिस्टम लीडिंग टू ए बेटर इंटरनल अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ओवर इंपैक्ट। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा आपको और कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल गोल्स, यानी जो दुनिया का लक्ष्य है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को, इस पृथ्वी को बचा के रखना है, उसमें भी सपोर्ट मिलेगा। लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या क्या हुए हैं? रिवाइज्ड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स जनवरी 1 2023 से विद ग्रेटर इंफेसिस ऑन ह्यूमन राइट एंड एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस पब्लिश किए गए हैं। उसके बाद में न्यू एंड अपडेटेड सेक्टर स्टैंडर्ड्स, नए नए सेक्टर के ऊपर स्टैंडर्ड्स को अपडेट किए जा रहे हैं। रिवाइज टॉपिक स्टैंडर्ड्स, बहुत सारे नए टॉपिक्स पे भी स्टैंडर्ड्स बनने शुरू हो गए हैं। GRI सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्सोनॉमी, डिजिटल टेक्सोनॉमी बनाया जा रहा है जहां पे हर कुछ का जवाब आपको ऐसे ही दिखेगा। मैं क्लाइमेट चेंज की अभी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास IFRS 2 क्लाइमेट चेंज पे ही है, तो वहां पे डिटेल बात करेंगे। इसी सिलसिले में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने सारी दुनिया के लिए इतने सारे जो मल्टी स्टैंडर्ड्स बन गए हैं उनको पढ़ के एक स्मूथ और यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश की, और अभी तक 2 स्टैंडर्ड्स इसने रिलीज किए हैं, IFRS 1 एंड IFRS 2। इन दोनों स्टैंडर्ड्स को पढ़ने के लिए पीछे का पूरा बैकग्राउंड समझना जरूरी था। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिक्वायर एन एंटिटी टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, ये पहले ही समझ चुके हैं आप। दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो एनेबल यूजर टू एसेस द इफेक्ट ऑफ द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज ऑन द इफेक्ट ऑफ कैश फ्लो, एक्सेस टू फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये सारी बातें ऊपर थी, उसी को ऑब्जेक्ट बनाया। मटीरियलिटी किसे कहेंगे? एथिक्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज मटीरियल इन्फॉर्मेशन, एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज मटीरियल इन्फॉर्मेशन अबाउट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज दैट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द एंटिटी प्रोस्पेक्ट्स। इन्फॉर्मेशन इज मटीरियल, अगर किसी का ओमिटिंग, मिसस्टेटमेंट या ऑब्सकोरिंग, इट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ प्राइमरी यूजर्स। अगर यूजर के डिसीजन को कोई भी चीज इन्फ्लुएंस कर दे तो वह सब मटेरियल है, आप जानते हैं। मटेरियल असेसमेंट शुड बी कंसीडर्ड द मैग्नीट्यूड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द पोटेंशियल इफेक्ट। कोर कंटेंट इसमें क्या है? गवर्नेंस। जो सबसे पहला कंटेंट दे रखा है IFRS 1 में वह गवर्नेंस। Information about governance process, control and procedure used to monitor, manage and oversee sustainability related risk and opportunity. This include the role and responsibility of governing body and management. आपका डायरेक्टर क्या कहता है, क्या रोल है उसका, वो कैसे सस्टेनेबिलिटी रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को मैनेज कर रहा है, उसका गवर्नेंस मॉडल डिस्क्लोज करिए, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ करना है वही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बोलता बड़ा है और करता छोटा है। स्ट्रेटजी, इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी अप्रोच टू मैनेज सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क, कैसे मैनेज करोगे, स्ट्रेटजी बताओ। हाउ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी आर इंटीग्रेटेड इनटू एंटिटी स्ट्रेटजी एंड डिसीजन मेकिंग। द करंट एंड एंटिसिपेटेड इफेक्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज ऑन बिजनेस मॉडल एंड वैल्यू चेन। आपका जो बिजनेस मॉडल है उसका करंट और फ्यूचर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यह भी तो बताएं। द एंटिटी ट्रांजिशन प्लान इफ एनी इंक्लूडिंग टारगेट एंड एक्शन। अगर आप कह रहे हैं कि मैं पुराने से नए मॉडल पे शिफ्ट कर रहा हूं, जैसे फॉसिल फ्यूल से ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो प्लान तो बताइए कि सिर्फ भाषण दे के आ गए। कुछ प्लान भी है कि फॉसिल फ्यूल से ग्रीन एनर्जी पे कैसे आ जाएंगे, बताइए। द रेसिलेंस ऑफ द एंटिटी स्ट्रेटजी एंड बिजनेस मॉडल टू सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क मैनेजमेंट। Information about process used to identify, assess, prioritize, monitor sustainability. रिस्क का मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? पहले पता तो लगाओ क्या है, पता लगाओगे, आइडेंटिफाई करो, एसेस करो, प्रायोरिटाइज करो, मॉनिटर करो, इंटीग्रेट करो एंटिटी का ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट से। बात समझ में आई? आगे आ गया मेट्रिक्स एंड टारगेट्स। कैसे करेंगे आप मेट्रिक्स और टारगेट्स? क्रॉस इंडस्ट्री मेट्रिक्स, दूसरी कंपनी से अपना कंपैरिजन करो, दूसरे इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री स्पेसिफिक मैट्रिक्स, अपने इंडस्ट्री में जिसमें आप हैं उससे कंपैरिजन करो। एंटिटी स्पेसिफिक मैट्रिक्स,
आपकी जैसी जो एंटिटी है उसका बनाओ। टारगेट द एंटिटी है सेट इंक्लूडिंग वेदर दे आर एब्सोल्यूट और इंटेंसिटी बेस्ड एंड रिलेटेड टाइमलीनेस। फॉर दिस पर्पस ISSB यानी इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड, जो IFRS का एक विंग है, standard used. However, if ISSB standard not available, then SASB standards used. Connected informations, क्या क्या और information चाहिए? Entity must provide information in way that allow user to understand connection between क्या sustainability related risk and opportunities, sustainability related financial reporting, financial disclosure and related informations. कनेक्शन बैठाओ, रिस्क अपॉर्चुनिटी थी क्या, उससे रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने दिखाया क्या, और उसका डिस्क्लोजर क्या, तीनों कनेक्ट होना चाहिए। तभी तो दूसरा समझेगा आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं। कहना, करना, दिखाना, तीनों इंटरलिंक्ड हो। फेयर प्रेजेंटेशन, बड़ी बड़ी बात बोल करके कुछ छुपाए नहीं। Sustainability related information should fair presentation of sustainability related risk and opportunity that could reasonably be expected to affect the entity prospects. This requires the information to be relevant and faithfully represent what it purports to represent, being complete, neutral and accurate. जो भी बताएंगे वो न्यूट्रल लेके बनाएंगे, कंप्लीट बताएंगे और एक्यूरेट बताएंगे। लोकेशन एंड टाइमिंग, जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट आपने कब बनाया, किस लोकेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया, ये भी लिखेंगे। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन आप जरूर देंगे, नैरेटिव डिस्क्लोजर देंगे ताकि लोग कंपेयर कर सकें, उसको एनालाइज करने के लिए आप उसके ऊपर नोट लिखें। अगर कहीं पे मैनेजमेंट जजमेंट या अनसर्टेनिटी का यूज हुआ तो उसके बारे में बताएं कि अनसर्टेनिटी क्या है और मैनेजमेंट का जजमेंट क्या था। यूज ऑफ गाइडलाइंस, while IFRS 1 set out general requirement, it encourage entity to refer to consider the applicability of. इसमें जनरल रिक्वायरमेंट तो पूरा है, फिर भी ये कहते हैं कि आप SASB स्टैंडर्ड्स फॉलो करिए, CDSB के जो स्टैंडर्ड्स एप्लीकेशंस हैं उसको भी पढ़िए, प्रोनाउंसमेंट जो अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज की है वो भी पढ़िए, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज जो कुछ इंडस्ट्री ने पहले आइडेंटिफाई किया उसको पढ़िए ताकि आपको बेटर तरीके से हर कुछ समझ आए। मतलब जनरल गाइडलाइंस के ऊपर ये स्टैंडर्ड था। दूसरा है क्लाइमेट रिलेटेड चेंज, क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सस्टेनेबिलिटी का कोई सीधा इंपैक्ट दिख सकता है, किसका, सस्टेनेबिलिटी का, तो सीधा क्लाइमेट ही दिखाता है, जो किसी को भी समझाया जा सकता है। जैसे आज आपने पढ़ा, आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा, बहुत चीज आपको लगा कि ठीक है समझने लायक, तो आपने अपने घर में जाकर डिस्कस किया। अब घर में जाके आपने डिस्कस किया, सामने वाले बोलते तुम कुछ भी पढ़ के बोलते रहते हो, कहां है, क्या प्रूफ है? आपने कहा देखो अभी मई के महीने में बारिश हो रही है और दूसरे दिन में। एनवायरनमेंट का सीधा असर क्लाइमेट पे दिखता है। तो क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर्स क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ गवर्निंग बॉडी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसाइट ऑफ द क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। दिस इंक्लूड आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक बॉडी और इंडिविजुअल एंड द रोल। डिस्क्लोजर ऑफ मैनेजमेंट रोल इन गवर्नेंस प्रोसेस, कंट्रोल एंड प्रोसीजर यूज्ड टू मॉनिटर, मैनेज एंड ओवरसी क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। एक बार अमेरिका के किसी स्टेट्समैन ने इतने अजीब स्टेटमेंट दे दिया मीडिया में, उसने कहा वहां पे क्या है कि सारे जितने भी कोल से चलने वाली फैक्ट्री उसको बंद करा दिया गया। बहुत पहले आप कभी स्कूल में रहे होंगे तो आपने इंदिरा गांधी के लेक्चर पढ़े होंगे, पहले कोर्स में होता था इंदिरा गांधी का स्पीच ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। वहां पे उसने ये बताने की कोशिश की थी, जब उन्होंने कहा कि जो डेवलपिंग कंट्री है वही एनवायरनमेंट को पूरा का पूरा डैमेज पहुंचा रहे हैं, तो इंदिरा गांधी खड़ी हुई, इसने कहा कि इस बात को मैं सिरे से खंडित करती हूं और सारी दुनिया को बर्बाद सिर्फ यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा, क्योंकि आपने तो कोल के ऊपर जो सस्ता एनर्जी का सोर्स है अपना डेवलपमेंट कर लिया, पूरा एनवायरनमेंट को डैमेज कर दिया। धुआं का नियम है कि वो जहां से अराइज होता है उधर की नहीं, वो दूसरे की ओर पास करता है। सारा धुआं आकर के दूसरे जगह एशिया में चलाया। आप कह रहे हैं कि हम क्लीन हो गए, सारी जिम्मेदारियां तो आपकी है, इसलिए सबसे पहले कोल की फैक्ट्री आपको बंद कर देनी चाहिए। बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज को कि हम अपने यहां कोल से रिलेटेड कोई फैक्ट्री नहीं चलाएंगे।
आज के 4-5 साल पहले एक स्टेट्समैन ने वहां पे कह दिया कि चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो नॉर्थ पोल पे एक एटॉम बम मारेंगे, नॉर्थ पोल का आइस पिघल जाएगा, अपने आप टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ऐसे ऐसे नालायक तो आजकल नेता बन जाते हैं। मतलब वो एनवायरमेंट को कंजर्वेशन क्या करेंगे, वो तो नॉर्थ पोल को डिस्ट्रक्ट करने में लगे हो। वो कह रहे नॉर्थ पोल से कुछ आइस पिघल जाएगा, अपने आप ठंडा हो जाएगा, क्या टेम्परेचर बढ़ गया तो कोई दिक्कत है। एक दिमाग से पैदल पैदल साइंटिस्ट उसको क्या कहते हैं, वो कह रहा है बढ़ने दो कोई दिक्कत नहीं है, पृथ्वी को अपने अक्ष से खिसका देंगे, सूर्य से दूरी बढ़ा देंगे, अपने आप टेम्परेचर घट जाएगा। जब उसको बोला ऐसा करने के लिए क्या लगेगा, बोला अर्थ के ऊपर जितनी एनर्जी है उसका 90% खत्म हो जाएगा। बोला 90% एनर्जी जला के तुम अर्थ को खिसकाओगे तो उससे पहले लोग यहां खत्म नहीं हो जाएंगे। एक पर एक दुनिया में लोग हैं। कोई देखना भी है कि कोई सेंसिबल लोग है भी नहीं है जो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को समझ भी रहा है या नहीं समझ रहा। कोर कंटेंट देखिए, disclosure of climate related risk and opportunities that could reasonably be expected to affect the entity's prospects. This include describing the specific risk, physical and transitional, and opportunities identified to time horizons, short term, medium term and long term over which they occur. आप आइडेंटिफाई कीजिए पॉइंटर्स पे डेटा के साथ क्या क्या रिस्क है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, इंप्लीमेंट करिए। क्लाइमेट में चेंज की स्टडी करिए, क्लाइमेट में कितना चेंज आया। अगर आज आप जाके बोलेंगे कि दुनिया खत्म हो रही है, सामने वाला बोलेगा पागल हो गया है, क्योंकि डेटा नहीं है आपके पास सपोर्ट करने के लिए। डेटा दिखाओ कितना चेंज हुआ है, सरफेस टेम्परेचर कितना बढ़ गया है। अगर अर्थ का सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप समझते हैं कि आइस मोल्ट हो जाएंगे, जो हिमालय पर्वत पे ग्लेशियर्स हैं ग्लेशियर कम होते चले जा रहे हैं। दीज आर फिजिकल चेंजेस जो विजिबल हैं। अगर ये ग्लेशियर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे तो बताइए, पानी का बहाव खत्म होगा, और अगर रिवर खत्म हो गया तो समुद्र सब कुछ काट देगा। अगर आप कभी समुद्र के पास जाएं तो एक ऑब्जर्वेशन करें, समुद्र के पास अगर आप कभी जाएंगे तो ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे बता रहा हूं। समुद्र का जो एरिया होता है, मतलब जो किनारा होता है, या तो वो रेत का होता है या फिर रॉकी सरफेस होता है, मिट्टी नहीं होती, क्योंकि समुद्र के अंदर खारा पानी होता है और खारा पानी मिट्टी को डैमेज कर देगा। इसलिए आज नेचर ने अपने आप को कितना जबरदस्त बनाया है। आप या तो सी बीचेज पे जा सकते हैं या रॉकी सरफेस पे जा सकते हैं, मिट्टी पे नहीं। समुद्र से मिट्टी सिर्फ वहीं जुड़ती है जहां पे वहां पे नदी मिलती है, क्योंकि नदी का जो बहाव होता है वो कुछ लिमिट तक समुद्र के खारे पानी को दूर रखता है, और समुद्र का खारा पानी मिट्टी को नहीं काट पाता है। आप इस बात को समझिए कि अगर जो बहाव है पानी का वो कम होगा तो समुद्र पृथ्वी को काटना शुरू कर देगी, क्योंकि जो एरिया कनेक्टेड नहीं है रिवर से वो या तो रॉकी है या फिर सैंडी है। बात समझ में आई। लेकिन जो कनेक्टेड है वो रिवर के थ्रू कनेक्टेड है। अगर रिवर का बहाव में आपने कम किया, उसका फ्लो भी कम हुआ, तब भी नुकसान होगा, और ये नुकसान हो रहे हैं। Disclosure of current and anticipated effect of the climate related risk and opportunity on entity, business model and value chain. कभी थोड़ा बहुत आप खुद भी देख सकते हैं वीडियो या पढ़ सकते हैं। अब मैं तो बहुत ज्यादा कितना ही बोल पाऊंगा इस पे। डिस्क्लोजर ऑफ इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। डिस्क्लोजर आप प्रॉपर कीजिए, सिर्फ बोलने की बात नहीं है, लंबी लंबी बात बोल के भाग गए। मेकिंग इंक्लूडिंग ट्रांजिशनल प्लान, कैसे कैसे ट्रांजिट करेंगे आप, कोल एनर्जी से आएंगे रिन्यूएबल एनर्जी पे कैसे करेंगे, क्या प्लान है आपका। डिस्क्लोजर ऑफ द रेसिलेंस ऑफ द एंटिटी स्ट्रेटजी एंड बिजनेस मॉडल ऑफ टू क्लाइमेट रिलेटेड से रिस्क अपॉर्चुनिटी इंक्लूडिंग द यूज ऑफ सिनेरियो एनालिसिस। आज आप कभी नोएडा की तरफ जाएं तो वहां पे कोई भी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट या रेजिडेंशियल बन रहा होगा, वहां पे नियम है कि इतना ग्रीन बेल्ट छोड़ना पड़ेगा रोड के बाद, उसके बाद ही आप चीज बना सकते हैं। ऐसा नहीं लक्ष्मी नगर की तरह रोड पर भी लेंटर डाल दो। बात समझ में आ रही है। ये सारी चीजें आप बन रही हैं, ये करना पड़ेगा, ट्रांजिशन है। आप हर जगह बड़े बड़े पेड़ लगाओ। अब कंपनियां क्या कर रही, जो प्रोजेक्ट बना रही हो दूसरी जगह से उठा उठा करके यहां पे डाल रही। रिस्क मैनेजमेंट। डिस्क्लोजर ऑफ द प्रोसेस यूज टू आइडेंटिफाई, एसेस, प्रायोरिटाइज एंड मॉनिटर क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। आपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो टेक्निक फॉलो किया उसको भी डिस्क्लोज करो। क्या टेक्निक फॉलो किया, कहां से लेके आए। मेट्रिक्स
एंड टारगेट्स, डिस्क्लोजर ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड मेट्रिक्स, ग्रीन हाउस गैस इमिशन। देखिए ग्रीन हाउस गैस इमिशन, इसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल बने जिसमें कार्बन क्रेडिट का भी कॉन्सेप्ट आया था। तो डिस्क्लोजर ऑफ एब्सोल्यूट ग्रॉस स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 ग्रीन हाउस एमिशन, CO2 इक्विवेलेंट फॉलोइंग द ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल। आजकल कार्बन क्रेडिट बिकता भी है। कार्बन को मिनिमाइज करना है तो आपने कितना मिनिमाइज किया, अगर आपने जरूरत से ज्यादा मिनिमाइज किया तो दूसरे को बेच दो। क्लाइमेट रिलेटेड ट्रांजिशन रिस्क, द अमाउंट एंड परसेंटेज ऑफ एसेट्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी वनरेबल टू दिस रिस्क। ध्यान दीजिए, अगर बारिश होगी, बिना मौसम बरसात होगी, तो आपका कौन सा एसेट है जिसको नुकसान पहुंचेगा? बताइए। बेमौसम बरसात में सारा एग्रीकल्चर लॉस्ट हो सकता है, होता है नहीं होता? कंपनी के एसेट खतरे में आ सकते हैं, रॉ मटेरियल का सोर्स बिगड़ जाएगा। बिगड़ेगा ही नहीं बिगड़ेगा? तो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क किसको हिट कर रहा है? बताइए किसको हिट कर रहा है? हर चीज को कर रहा है, ये तो मैंने सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए दिखाया। क्लाइमेट रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, द अमाउंट एंड परसेंटेज ऑफ एसेट बिजनेस एक्टिविटी अलाइन टू दीज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी से कितनी चीजें अलाइन कर रही हैं। कैपिटल डिप्लॉयमेंट, कितना खर्चा आएगा ये बताओ। इंटरनल कार्बन प्राइसेज, कार्बन इफ यूज्ड हाउ द प्राइस इज अप्लाइड एंड पर मेट्रिक टन कॉस्ट। कार्बन का अगर आप मैकेनिज्म बना रहे हैं तो कितना खर्चा आएगा उसके लिए। एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन, जो लोग उस बीच में इंगेज्ड हैं वो काम करने में, उसका कितना खर्चा आएगा, वो सब आपको बताना पड़ेगा। डिस्क्लोजर ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड टारगेट्स, द एंटिटी हैज सेट इंक्लूडिंग एनी टारगेट रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन फॉर ईच टारगेट, द डिस्क्लोजर शुड इंक्लूड मेट्रिक्स यूज्ड टू मेजर प्रोग्रेस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टारगेट, द टाइम फ्रेम ऑफ द टारगेट, एनी इंटरिम माइलस्टोन्स। ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या आया है, ग्लोबल सिनेरियो क्या है, इसके ऊपर भी मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए। Global response, the ISSB standard appear to have been generally well received. The fact that standards are based on the existing standards and they have been designed for interoperability with standards such as GRI standards means less work. ये सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो ISSB ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, चूंकि उन सब चीजों को ध्यान में रख के बनाए, किसी को कंट्रावीन नहीं किया, इसलिए इसको रिस्पांस दुनिया में बहुत ही अच्छा मिला है। मतलब IFRS S1 एंड S2 ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ये एक गेम चेंजिंग सिचुएशन क्रिएट करवाएगा। डिफरेंस बिटवीन ISSB स्टैंडर्ड्स एंड ESRS, इन्फोर्सेबिलिटी वॉलंटरी बेसिस, क्योंकि जुरिस्डिक्शन, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए है तो लोकल जुरिस्डिक्शन को करना है कि कैसे अप्लाई करना है, किसको नहीं करना है, और वो एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए है, इसलिए वहां पे मैंडेटरी प्रोविजंस हैं। इफेक्टिव डेट 2024 से पहली बार हुआ, फर्स्ट रिपोर्ट 25 में आएगा, और उधर 2024 से वो भी फर्स्ट रिपोर्ट उसी में आएगा। स्कोप, ऑल प्रॉफिट ओरिएंटेड एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, वहां पे तो कंपनी का नाम ही स्पेसिफाइड है। टारगेट यूजर, इन्वेस्टर, लेंडर एंड क्रेडिटर्स, वहां पे वाइड रेंज ऑफ यूजर्स हैं। कवरेज में है देयर आर 2 स्टैंडर्ड्स IFRS S1 एंड S2। चूंकि ये दुनिया के हित में बने हैं, इसलिए लोकल जुरिस्डिक्शन को कहना कि किस दिन से अप्लाई करेंगे वो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं। जैसे इंडिया में ESG अप्लाई हो गया, क्या कंट्री स्पेसिफिक है। देयर आर 12 ESRS, 2 क्रॉस कटिंग स्टैंडर्ड्स, ESRS जनरल रिक्वायरमेंट एंड जनरल डिस्क्लोजर, 10 अभी भी टॉपिकल स्टैंडर्ड्स बचे हैं। मटीरियलिटी अप्रोच, फाइनेंशियल मटीरियलिटी, डबल मटीरियलिटी, यहाँ पे मटीरियलिटी को और भी तगड़े तरीके से इवेलुएट किया गया है। मटीरियलिटी असेसमेंट, डिस्क्लोजर डिपेंड्स ऑन मटीरियलिटी असेसमेंट, सम मैंडेटरी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑलवेज टू बी अप्लाइड एंड सम डिपेंडेंट ऑन मटीरियलिटी असेसमेंट। और हमारे पास में आता है लोकेशन ऑफ रिपोर्ट, नॉट प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब स्ट्रक्चर विद एंटिटीज कॉर्पोरेट रिपोर्ट, क्योंकि जब कोई कंट्री अपने के लिए स्पेसिफाई करेगी तो बताएगी कहां लिख के दिखाना है, इसमें नहीं दिखा रहता है। सेक्टर स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इशूड फ्रॉम ISSB स्टैंडर्ड, इंक्लूडेड इन ISSB स्टैंडर्ड टू बी डेवलप्ड फ्रॉम 2024। ये डेवलपमेंट शुरू हुआ। और मैनेजमेंट कमेंट्री इसके रिस्पेक्ट में क्या क्या है। A management commentary is report prepared by management and provided alongside the financial statement. It seeks to provide context for interpreting a company financial statement by providing management view on factors that have affect historical performance and also have the factor which could affect the future prospects of the entity. It can be known by different names such as operating and financial review, management discussion and analysis or strategic report.
मैनेजमेंट कमेंट्री का सिंपल मतलब होता है मैनेजमेंट का कंक्लूजन, जहां पे उसने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, करंट परफॉर्मेंस के बारे में बताए, कंपैरिजन, रिपोर्ट, एनालिसिस और कंक्लूजन ड्रॉ किया। A management commentary is not of a requirement of IFRS accounting standard and is not needed to state compliance with IFRS accounting standard in the financial statements. However, in some countries, the provision of some or form a management commentary is legal requirement. IFRS स्टैंडर्ड यूनिवर्सल है, कहीं मैनेजमेंट कमेंट्री रिक्वायर्ड है, कहीं रिक्वायर्ड नहीं है। ये लोकल लॉ को डिसाइड करना है मैनेजमेंट कमेंट्री चाहिए या नहीं। जैसे इंडिया में कॉर्पोरेट के साथ डायरेक्टर का रिपोर्ट जाता है, दिस इज ए टाइप ऑफ मैनेजमेंट कमेंट्री। In UK, for example, all companies with limited exception are required to, by the law, to provide a strategic report which must provide context of the financial statement, insight on the business model, objective strategy, principal risk, and how they might affect the future prospect and relevant sustainability information. यूरोप के अंदर मैंडेटरी किया गया है हर कंपनी को कि आपको बताना पड़ेगा अपना स्ट्रेटेजिक व्यू, क्या, कैसे, कब, क्यों और क्या हुआ उसका आउटकम। इंडिया के अंदर डायरेक्ट रिपोर्ट जाता है, तो दुनिया की कंट्रीज के अंदर हम जानना चाहते हैं कंपनियों को चलाने वाले जो लीडिंग लोग हैं उनकी सोच क्या है और अभी तक के पास्ट के परफॉर्मेंस क्या है। आप ये कह सकते हैं कंक्लूजन में कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स अब इस बात को फोकस कर रहा है कि सिर्फ पैसा पैसा और पैसा ही सब कुछ नहीं है। आपका पैसा भी तभी रहेगा जब प्लेनेट सेफ रहेगा, और प्लेनेट तब सेफ रहेगा जब इकोसिस्टम सेफ रहेगा। इकोसिस्टम तब सेफ रहेगा जब यहाँ पे जितने भी स्पीसीज हैं उन सब का जो स्थान है हम उसे देंगे और किसी को भी डैमेज नहीं पहुंचाएंगे। हमें सी से लेकर के और पहाड़ों तक को बचाना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इंसान बाय नेचर समझदार तो होता है लेकिन समझदारी कभी भी यूज नहीं करता। इसलिए आपको इन्फोर्सेबल लॉज और स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे, कंपनियों को मैंडेट करना पड़ेगा कि वो कंप्लायंस करे। इस सिलसिले में अभी तक IFRS बोर्ड ने 2 स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, IFRS S1 और S2। S1 इज फॉर जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर एंड S2 फॉर क्लाइमेट रिलेटेड इंफॉर्मेशंस। फ्यूचर में और जो स्टैंडर्ड्स बनेंगे फिलहाल उसका इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद।